Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो वी ऑलरेडी हैव कवर्ड द 2 लेक्चर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से अब चीजें कर पा रहे होंगे। ऑल्दो हम लोग को बस ये है कि अब थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट और डिस्कशन वगैरह रिक्वायर्ड है। कॉन्सेप्चुअली वी आर डन विद ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। आई एम श्योर आपने अगर PSLV 2 देख लिया होगा तो आपका काफी हद तक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज अब जैसे जो आने वाले जो 2 लेक्चर्स हैं इसमें अपन डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करेंगे। जैसे पहला जो सेगमेंट लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग अ रूट 1। ठीक है, ये स्मॉल ए की जगह अगर बच्चों में यहां पर कैपिटल ए लिख दूं तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। अ रूट 1 इससे मतलब क्या होता है, बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं कि शक्ल देखकर बता दोगे कि इसका एक रूट 1 है। ठीक है, जैसे देखो मैं समझाता हूं तुमको। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर लिखा हुआ है a माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टाइम्स ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। पक्का? तो अब अगर कोई तुमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख करके दे दे तो इमीडिएटली तुम बोल दोगे कि सर इसका एक रूट 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? बेटा कुछ नहीं, पुट करके देख ले, एक्स की जगह 1 डाल दे। भाई अगर कोई कहता है कि यह इसका रूट है, इसका मतलब श्योर है कि डाल दूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू एंड मी आर सेइंग कि x इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए। तो अगर बेटा x इज इक्वल टू 1 डाला तो आपके पास जो टर्म्स आएगा दैट इज a माइनस बी गुणे 1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ b माइनस सी इंटू 1 प्लस टाइम्स ऑफ c माइनस a। इक्वेट करके देख लेना, 0 आ जाएगा। तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि अच्छा 1 ऑफ द रूट इज 1। दूसरा रूट, तो दूसरा रूट के बारे में एक रूट तो श्योर है कि 1 निकल करके आ गया। दूसरे रूट के बारे में हमको कुछ कंडीशंस लगानी होंगी तो वो हम देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चाहे तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से दूसरा रूट निकाल लेना। ठीक, ये एक बड़ा स्टेटमेंट होता है। इसी तरीके से बच्चे इसको हम लोग अभी मैं लिखवाऊंगा आपको नोट्स में, तो मैं बोलूंगा कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग कोफिशिएंट्स इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर से मतलब क्या होता है, जैसे लिखा ना a माइनस बी, फिर अगला लिखा b माइनस सी, फिर अगला लिखा c माइनस ए, तो ये कहलाता है साइक्लिक ऑर्डर। एक और साइक्लिक ऑर्डर का एक और नजारा देखो तो आपको ये भी समझ में आएगा। जैसे देखो a प्लस बी माइनस 2c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस 2a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बेटा c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। देखो ये फिर से मैंने आपके सामने साइक्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है। पक्का? तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी आपसे पूछा जाए तो अच्छा बताओ एक रूट क्या निकल करके आ जाएगा, दैट इज योर 1। और दूसरा रूट जो निकल करके आना होगा वो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लेंगे। फिलहाल के लिए अभी उसको मान देते हैं अल्फा। ठीक है, वो सम ऑफ रूट से भी निकल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकल जाएगा। मन में वहम ना रह जाए इसलिए मैं बेटरली उसको समझाई देता हूं, मैं बोलने का मन मेरा क्या कह रहा है। देखो इधर समझो, ये तो 1 तो दिख ही रहा है आंखों से, दूसरा तुमने मान लिया अल्फा। तो अब तुम एक चीज समझो, डू यू अंडरस्टैंड कि 1 इंटू अल्फा जब अपन लिखेंगे तो ये बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 1 इंटू अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखते हैं, c बाय a, तो c माइनस ए अपॉन कितना आ जाएगा बेटा a माइनस बी। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। दूसरा रूट निकल करके आ गया। श्योर? तो ये तो पहला एस्पेक्ट ऑफ स्टडी है जो कि हम लोगों ने अभी पूरा समझा है। क्लियर? कि अगर when the coefficients are in cyclic order then one of the root is 1, ये आप देख करके पहचान जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद इसका एक और स्टेटमेंट होता है बच्चों जो कि हम लोग बोलते हैं when the sum of coefficients is said to be 0। ये वाला टॉपिक को मैं हटा रहा हूं और दूसरा वाला एक और जो इसका स्टेटमेंट था मैं उसको अब पकड़ना चालू कर रहा हूं। ठीक है, कभी कभार बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं लिख करके दिखा रहा हूं ताकि ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों तुम लोग को कभी भेटाएं तो तुम देख करके समझ पाओ कि इसका आंसर डायरेक्टली कैसे लिखा जाएगा। सोचिए अगर ये ऐसा ना करके ऐसा लिखा होता एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये लिखा 2a प्लस बी माइनस 3c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बेटा लिखा a प्लस 4b प्लस c टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस मैंने लिखा बेटा दिस इज 2c माइनस 3a और बच्चे यहां से लिखा माइनस 5b इज इक्वल टू 0। डन? अब देखो ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं, साइक्लिक ऑर्डर तो क्या होता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, एक पैटर्न को फॉर्म करते हुए बहुत बढ़िया से लिखा हो, दैट्स कॉल्ड साइक्लिक ऑर्डर। तो हम अगर प्रेजेंटली बात करें तो बेटा ये कोई साइक्लिक ऑर्डर को तो फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ,
बट अनाप शनाप ये जो टंगा हुआ है ना, तो हम हमेशा देखते हैं कि सम ऑफ कोफिशिएंट से शायद कोई फायदा मिल पा रहा है क्या। आओ देखते हैं। जैसे देखो सम ऑफ कोफिशिएंट्स, अगर आप x बराबर 1 डालोगे, देखो तुम्हारे को ये कोफिशिएंट मिल रहा है, तो ये लिखा हुआ है 2a प्लस b माइनस 3c, पक्का। ये वाले कोफिशिएंट को ले आओ, तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा a प्लस 4b प्लस c, और ये वाले कोफिशिएंट को ले आओ, तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा 2c माइनस टाइम्स ऑफ 3a माइनस 5b, पक्का। और अब तुम ऐसा करो, इन दोनों को जोड़ के देख लो, जोड़ के देखो, यू विल अल्टीमेटली गेट एज 0। देख बेटा 2a प्लस a 3 आया तो माइनस 3 0 हो गया, b और b 4b कितना आ गया 5b, तो माइनस 5b कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, और माइनस 3c प्लस c तो माइनस 2c आ जाएगा, और प्लस 3c तो c प्लस 2c कितना हो जाएगा 3c, और माइनस 3c फिर से कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज 0, इसका मतलब ये तो श्योर है कि वन ऑफ द रूट इज गोइंग टू बी 1, और दूसरा रूट अल्फा जो आया ना, वो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ रूट से अपन निकाल लेंगे। ये आपके दिमाग में समझ में आता है, ठीक है। तो यहीं पर है ना बच्चों, यहां पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं इस हेडिंग के अंदर। पहला स्टेटमेंट क्या लिखवाते हैं, आप चाहो तो इसको कॉपी में लिख भी लेना। पहला स्टेटमेंट हम लिखवाते हैं दैट इज इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर मींस वन ऑफ द रूट इज 1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एक और स्टेटमेंट लिखवाते हैं इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज 0, ठीक है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज 0, इसका मतलब वन ऑफ इट्स रूट इज 1। आया बच्चों समझ में। तो ये हम दोनों की दोनों चीजें हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो बात आपके मेरे बीच में जो अभी डिस्कशन हुई कि अच्छा जो एक और रूट निकालना है उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेंगे और आंसर वहां से कंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो बच्चों आइए, जैसे अपन ने एक नेक्स्ट सेगमेंट, बहुत छोटा सा एक सेगमेंट है, उसको अपन हम ऐसे ही टच कर लेते हैं। बच्चों जैसे देखो, अब ये दो क्वेश्चंस है ना, ऐसे ही टच कर लेते हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे इस पहले नीचे वाले क्वेश्चन को देखना चालू करो। आप लोगों ने आई एम श्योर ऐसा सुना है कि जैसे अगर मान लो ax स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है, तो दूसरा रूट आप बोल देते हैं कि क्या निकल कर क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, पक्का ऐसे ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, यही बोलते हैं ना। आज देखो, आज कुछ नया देखने को मिल रहा है। हाँ देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट अभी निकालना सीखेंगे अपन आगे जाकर के। एक रूट है बट प्लस 2 आयोटा, बताओ दूसरा क्या है 2 माइनस आयोटा। आप चाहो तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके देख लेना, आपका आंसर दोनों मैच हो जाएगा। अब तुम काम की चीज को सुनना चालू करो। यह जो प्रवचन लिखा हुआ है, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन a, b, c, जब यह तीनों बिलोंग्स टू क्या हो, रियल नंबर्स, यानी इनकी वैल्यू 2, 3, 4, 5, 1/3, 1/√3 ऐसी हो, तब ऐसा होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो a, b, c जो कोफिशिएंट्स लिखे हैं, दे आर इमेजिनरी कोफिशिएंट्स, इतना दिखाई दे रहा है। तो अगर बच्चों कोफिशिएंट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब वह रूल जो आप लोग रट करके बैठे हैं, दैट रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, वो ट्रू नहीं होगा। क्लियर। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन अगर दिमाग में बैठा जाता है, तो आप लोग दिमाग में रखना कि इतना दिमाग में रहेगा कि एक्स स्क्वायर, बी और सी, जब ये तीनों रियल रूट्स रियल कोफिशिएंट्स रहेंगे, तभी इनका रूट्स विल ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, पक्का। ठीक है, ये एक बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी जिस पर एक क्वेश्चन था। ये मैंने ऐसे बताने के लिए लिखा है ताकि एटलीस्ट बच्चों को एक अवेयरनेस हो जाए कि अच्छा कॉन्जुगेट रूट्स कब आते हैं और कब नहीं आते हैं, पक्का। अच्छा, अब देखो तुम्हारे लिए एक और सवाल लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसिंग है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, आई से लिख लो चाहे जेड से, अब ठीक लिखा हुआ है। हाँ पढ़िए सवाल क्या लिखा है, फाइंड एन फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स, पक्का। और n बिलोंग्स टू इंटीजर तो आपको दे ही रखा है। अच्छा बच्चे, अब तुम समझना मेरी बात को। वैसे तो मैं तुमको कुछ समझा देता हूं, ऑल्दो हम लास्ट लेक्चर पे इसका कंक्लूजन की बात कर ही रहे थे। जैसे अल्फा कॉमा बीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ n प्लस 1 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ रूट डी अपॉन कितना बेटा 2 इंटू n। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, सारा खेला सिर्फ इस पर डिपेंड करता है डी पर, क्योंकि रूट्स हमको रैशनल नंबर चाहिए। यानी डी की वैल्यू अगर मैं पूछूं 4 चाहो, 4 अच्छा लगेगा कि 3, द आंसर इज 4, क्योंकि 4 रखते ही अंडर रूट 4 की जगह 2 लिख लोगे। बट अगर ये 3 में खड़ा हो गया तो ये चीज समझ में आती कि ये तुम्हारा इरैशनैलिटी प्रोड्यूस करेगा, पक्का।
तो एक अच्छे बच्चे से मैं उम्मीद कर रहा था कि फाइंड एंड फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स, इसका मतलब उसको कंक्लूजन समझ में आना चाहिए d मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ k स्क्वायर, किसी एक नंबर का स्क्वायर के फॉर्मेट में डिस्क्रिमिनेंट आपका निकल करके आए। पक्का? अब हम यहीं से अब देखना चालू करते हैं। तो आओ बच्चों, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ही लिखा जाए। तो बेटा d इज रिटन एज b स्क्वायर, तो n+1 का होल स्क्वायर -4 इंटू n+2 ये लिखा अपन ने। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बेटा आ जाएगा n स्क्वायर, यहां से लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस टाइम्स ये n स्क्वायर आ जाएगा, तो -4n स्क्वायर और -4 टू 8 विद n, तो माइनस टाइम्स ऑफ 8n। इतना आया समझ में? अब जब तुम कैंसिलेशंस की बारी आएगी तो एक n स्क्वायर कट गया तो 1 - 3n स्क्वायर और 2 इससे कट गया तो माइनस टाइम्स ऑफ 6n। पक्का? बच्चा मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने पहले तो इसको सरियाओ। तो देखो ये लिखा हुआ था माइनस टाइम्स ऑफ 6n, ये तो लिखा ही हुआ था, मैंने बेटा अपनी जेब से यहां +3 किया और -3 किया। पक्का? ऐसा करने से मुझे कुछ जबरदस्त फॉर्मूला मिलने, कुछ फायदा मिलने वाला है। अच्छा फायदा क्या मिला? देखो 1 और 4 कितना, 3 और 1 कितना आ गया 4, -3 को कॉमन निकाल लोगे तो n+1 का होल स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। पक्का? तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो आ गई, दिस इज 4 - 3 n+1 का होल स्क्वायर। अब हम समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, यह जो d लिखा है इसकी वैल्यू या तो 0 हो जाए तब भी चलेगा, अरे d 0 पे भी चलेगा, 1 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, 9 पे भी चलेगा, 16 पे भी चलेगा, 25 पे भी चलेगा, 36 पे भी चलेगा एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज पे चलेगा। इनमें से कोई भी वैल्यू जो हिट हो जाएगी वही मेरे लिए आंसर है। पक्का? अब तुम देखना चालू करो, 4 में से जो तुमने कुछ घटाया तो तुमको 4 मिलेगा या 4 से भी छोटी संख्या मिलेगी। इसका मतलब तुम्हारी 9, 16, 25, 36 और आगे आने वाली सारी पॉसिबिलिटी पिटाती हुई दिखाई दे रही। श्योर? अब तुम देखना चालू करो, भाई 4 में अगर कुछ घटाओगे तो 4 से भी कम ना आ जाएगा, तो भाई ये 9, 16 और वगैरह तो कहां से मिलना, संभव सी बात हो जाएगी। श्योर? तो अब मेरे को बस वही लिखना था, कंक्लूडिंग पार्ट्स की बात करते हैं। तो एक बार हमने 4 - 3 टाइम्स ऑफ n+1 का होल स्क्वायर को 0 के बराबर किया। पक्का? बच्चे अब जो तुम देखना चालू करोगे तो n क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, सवाल ये है n क्या मिलेगा मुझे। तो अगर आप लिखेंगे तो यहां से ले जाएंगे तो n+1 बराबर 4/n+1 का होल स्क्वायर बराबर 4/3। तो अगर मैं n+1 की बात करूंगा तो 2/√3 विद -1, आप ऐसे लिखेंगे n बराबर 2/√3 -1। आप समझते हैं यह एक इंटीजर संख्या नहीं है। भाई प्रश्न में लिखा हुआ है ना n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी इससे कुछ आंसर आया बट वो मेरे काम का हिस्सा आज नहीं। ठीक है? अब ये तो चलो, अब ये तो अपन लिख ही चुके हैं। अब इसी तरीके से एक बार अपन 4 - 3 टाइम्स ऑफ n+1 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 करते हैं। अब बच्चा तुम देखो, जो ये इधर ले जाओगे तो तुमको समझ में आता है 3 टाइम्स ऑफ n+1 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 3, काटा तो n+1 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब या तो ये 1 होगा या तो ये -1 होगा। तो बेटा अगर मैं लिखूं यहां पर तो n की एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, सॉरी एक वैल्यू आ जाएगी -2 और एक वैल्यू निकल करके आ जाएगी n बराबर 0। ये दोनों एक्सेप्टेड आंसर है। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। पक्का? एक और पॉसिबिलिटी अब चेक करने की बारी आई। हमने क्या क्या चेक कर लिया? 0 चेक कर लिया, 1 चेक कर लिया, एक और चेक करने की बारी है, दैट इज इक्वल टू 4। पक्का? अब बेटा जब आप इसको जब 4 के बराबर कर लोगे तो 4 और 4 तो आपस में हो गए कैंसिल, यानी 3 इंटू n+1 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी n बराबर क्या लिखोगे आप? -1। सही है? तब तुम देखना चालू करो बच्चों, कमर सीधी करो, यहां से गजब बाउंसर जाने वाली है। ठीक है? सुनना मेरी बात को। तो हमारे को एक वैल्यू मिल गई यहां से -1, तो हमको n की क्या क्या वैल्यू मिली? -1, -2, 0। सही है? कितने आंसर आ गए बेटा? 3। अच्छा एक चीज और सुनो, वो n बराबर 2/√3 -1 वो तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इंटीजर नहीं था और प्रश्न में दे रखा है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसलिए कैंसिल। पक्का? एक बच्चा खड़ा होकर के क्लास में बोला कि बॉस n इज इक्वल टू 0 भी आंसर का हिस्सा नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों? बोला सर पढ़े लिखे हैं तो सोचिए, n की जगह 0 डालेंगे तो x² ही गायब, काहे का क्वाड्रेटिक। तो बच्चा जब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा तो यहां पर फिर तो रूट्स रैशनल वगैरह की तो बात ही करना बेकार है। आया बच्चों इतना समझ में? श्योर? तो n इज इक्वल टू 0 विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट्स will not be in the part of its solution। ठीक है? एक दूसरा बच्चा खड़ा हो, उसने बोला सर ऐसा है क्या? मतलब
आप खुद ही चेक कर लो। n बराबर 0 बच्चों आओ डाला जाए, सुनिए n बराबर 0 आप इस इक्वेशन में डाल करके देख लो, आपको देखो शायद कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो बिफोर कंक्लूडिंग एनीथिंग बेटर ये डाल करके देख लो। तो 0 डालोगे तो 0, यहां से कितना आ जाएगा बेटा x, और यहां से आ जाएगा +2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -2। अच्छा एक बात बताना, n बराबर 0 डालने पर जो x आया यह एक रैशनल नंबर आया, रैशनल रूट्स निकल करके आया, इसका मतलब n = 0 भी आज मेरे आंसर में इंक्लूड हम करेंगे। अरे उसने ये थोड़ी ना कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना जरूरी है। आई बच्चों बात समझ में? तो हम n की वैल्यू 0 में इंक्लूड करेंगे, -2 भी -1 भी। हालांकि ये तर्क वितर्क का विषय था, बट n = 0 इंक्लूड किया क्योंकि n = 0 लिखने पर जो x मिला वो मुझे -2 मिला और वह एक रैशनल रूट आया, इसलिए n = 0 विल बी इंक्लूडेड इन इट्स आंसर। आया बच्चों समझ में? ठीक है। देखिए अब अपन एक नया टॉपिक कवर कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, राइट। आइए देखा जाए। आइए बच्चों, जस्ट देखो व्हाट इज मेंट बाय क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी वो हम बाद में समझेंगे, पहले व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिटी हम इसको समझ लेते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? मान लो बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो cos² थीटा + sin² थीटा = 1, यह एक प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी है। परफेक्ट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि LHS विल बी इक्वल टू RHS फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी अगर आप चाहें तो इसका थीटा = 1 डिग्री भी डाल सकते हैं, थीटा = 5 डिग्री भी डाल सकते हैं, थीटा = 30 डिग्री भी डाल सकते हैं, थीटा = -60 डिग्री में डाल सकते हैं, एंड जो 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 आप सोच सकते हैं आप सब डाल दीजिए, हमेशा वो वैल्यू निकल करके आएगी, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पक्का। और अगर मैं एक आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी का एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस वर्ड्स को भी हमेशा ध्यान रखना। पक्का। अब देखो अब हम मूव करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड दैट्स कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। यानी हमने बच्चों हमेशा सुना है कि ax² प्लस टाइम्स ऑफ bx प्लस c = 0 के दो रूट्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? अल्फा और बीटा। आज मैंने तुमको नया ज्ञान बताया, नया ज्ञान बेटा। मैंने आपको क्या बताया कि अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि बेटा आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। तुमने बोला सर ये तो असंभव, मैंने बोला काहे का असंभव, ये तो संभव है, ये तो पढ़ना है। अगर कोई प्रश्न बोल दे 3 रूट्स जैसे लिखे ना अभी इस क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स, या फिर अगर मैं बोल दूं इस क्वाड्रेटिक के 50 रूट, या फिर मैं बोल दूं इस क्वाड्रेटिक के इनफाइनाइट रूट, सबका मतलब एक ही होता है। श्योर। अगर कोई प्रश्न बोल दे कि क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हैं, अब वो चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे इनफाइनाइट हो, सबका मतलब एक ही होता है। इसका मतलब द क्वाड्रेटिक रिटन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। ऐसा तभी संभव होगा व्हेन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0x² प्लस 0 into x प्लस टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सोचो एक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ना? बिल्कुल लिखी हुई है। पक्का भाई, a की जगह 0 डाल दिया, b की जगह 0 और c की जगह भी 0। ठीक। अब मैंने तुमसे पूछा क्या बताओ x बराबर 1 डालने पर LHS और RHS बराबर हुए? द आंसर इज यस। इसका मतलब यह x = 1 इसका एक रूट है। फिर मैंने पूछा अच्छा बताओ x बराबर 2 पर भी हुए? यस। x बराबर 3 पर भी हुए? द आंसर इज यस। ऐसे और हजार इनफाइनाइट चीजें रखना चाहो तो रख सकते हो, तो सब पर वैल्यू 0 हो जाएगी। श्योर। तो अब हम टेक्निकली अगर बात करना चालू करेंगे तो व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि यह जो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी लिखी है इसके 3 रूट्स तो मैंने लिख के दिखा दिए, ऐसे 10,000 और लिख करके देख लेना। श्योर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बनेगा तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? 0। अगर ऐसा हुआ देन वी से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। श्योर। जैसे उदाहरण के तौर पर तुमको ऐसे क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे जाते हैं। चलिए हम 2 क्वेश्चंस को अभी बोर्ड पर ही पिक करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा एक क्वेश्चन लिखा गया, फाइंड
find m for which equation minus times of 3m plus 2 times of x square plus times of m square minus 4 into x plus times of this is m square has for which quadratic equation has more than 2 roots. अब बच्चों जैसे आप ये तो समझते हो कि for more than 2 roots का मतलब क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स का मतलब है या तो 3 रूट होंगे या 4 रूट होंगे या फिर यू वेल अंडरस्टूड दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट रूट्स भी हो सकते हैं। तो हम वो सारी पॉसिबिलिटी के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, पक्का। अब अगर क्वेश्चन कह रहा है मोर देन 2 रूट्स है, इसका मतलब श्योर है कि दिस इज एन आइडेंटिटी, और अगर बच्चा यह एक आइडेंटिटी है, हेंस आपका यह भी 0 होना चाहिए, आपका कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 होना चाहिए और आपका कांस्टेंट टर्म भी 0 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है। अब बच्चों अब तुम देखना चालू करो, जो तुम इसको फैक्टर बनाओगे तो यहां से एक फैक्टर बनेगा m-1 इंटू m-2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो यहां से आएगा m-2 इंटू m+2 इज इक्वल टू 0, और अगर आप इसको 0 करेंगे तो यहां से आएगा m+3 इंटू m-2 इज इक्वल टू 0। अब हमको एक ऐसा m खोजना है आज के दिन जो कि तीनों को एक साथ 0 कर दे। तो यहां से अगर m की वैल्यू देखोगे तो आएगी बेटा 1, 2, यहां से आएगी m की वैल्यू 2, -2, यहां से m की वैल्यू आएगी 2, -3। तो अगर मैं तीनों का कंबाइंड आंसर की मैं बात करूं, सो m इज इक्वल टू 2 इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्योंकि अगर बच्चा m इज इक्वल टू 2 अगर आप ले लोगे तब आप देखोगे कि तीनों कोफिशिएंट्स एक साथ ही 0 हो गए, और इसी पर आपको एक से ज्यादा रूट्स मिलना चालू होंगे। डन। आइए अपन एक और इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों जैसे इस क्वेश्चन को अब आप बोर्ड पर देखो, आपके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इज 2α² माइनस अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2β² माइनस बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 हैं, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पक्का। अब देखो ये मैंने जो क्वेश्चन दिया है ना, बेसिकली आई एम मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टेकिंग अ गुड क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी का एक और, इसके बाद एक और जो क्वेश्चन लेंगे वो हम इससे बढ़िया क्वेश्चन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उसका नहीं है, बट उसका एक फ्रेम क्रिएट करने वाला है। अब तो मेरी बात को अब सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो ये रिलेशन आपको दे रखा है 2α² माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक और दे रखा है 2β² माइनस टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आती बच्चा, पक्का। अब तुम कुछ इन दोनों इक्वेशन से जुगाड़ लगाओ कि तुम्हारा आंसर अल्फा प्लस बीटा निकल करके आ जाए, ठीक है। अब वन ऑफ द ऑप्शन इज या तो आप ऐड करिए दोनों इक्वेशन को, या तो आप सब्सट्रैक्ट करिए दोनों इक्वेशन को, तब जाकर के कुछ आप लिखेंगे तो आपका आंसर बनेगा। ये बात समझ में आती। अच्छा, मैं जो एक और बात कहने जा रहा हूं, आप वो चीज को समझो। इसको देख करके एब्सोल्यूट आइडेंटिकल रिलेशन देख करके कुछ फील हुआ। क्या फील हुआ? ऐसे ही मेरा मन में आया तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, -x + 5 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वेश्चन सेज कि इसका एक रूट अल्फा है एंड दूसरा रूट बीटा है। बच्चों सीखो, ये बहुत रेयरेस्ट चीज है जो कहीं पर देखने को मिलेगी आपको। अगर यह अल्फा बीटा के दोनों रिलेशन सेम से दिख रहे हैं तो मैं उसकी जगह पर x रख दूं तो मेरे को क्रिएट हो गया फॉर्मेट। अब तुम देखोगे तो क्वेश्चन ने कहा नहीं था, बट इनडायरेक्टली इतने बड़े स्टेटमेंट का मतलब ये लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक है 2x² माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जिसका एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या निकालोगे? आज तो -b/a, आंसर इज गोइंग टू बी 1/2। ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल करके आ गया। श्योर? तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्वेश्चंस को भी अब डील करने वाले हैं। इसका मतलब इसका मैं एक स्टैंडर्ड पार्ट अब एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी का लिखने वाला हूं, जो कि प्रीवियस ईयर आईटी वगैरह के क्वेश्चंस में भी यूज हुआ है। बच्चों जैसे देखो ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो हम पिछला जो क्वेश्चन अभी जो कवर किए हैं ना, ये उसका बिल्कुल बड़ा भाई है। मैं एग्जैक्टली अभी अपन लोग अभी इतना नहीं पढ़ चुके कि हम लोग सीधे आईटी एडवांस का क्वेश्चन उठाएं, बट वो 100% इसी फ्रेम पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो यानी कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को कर लेगा तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट उस क्वेश्चन को भी वो कर ही पाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब आप आराम से एनालिसिस करिए। जैसे क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 लिखी है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस के बराबर 3 साइन थीटा गुणे अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 1। फिर दूसरा लिखा है 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस के इज इक्वल टू 3 साइन थीटा बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस 1, और 2 गामा स्क्वायर प्लस 3 गामा प्लस के इज इक्वल टू 3 साइन थीटा गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1। एक कॉमन पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट तो सब कुछ वही है, बस एक बार अल्फा और एक बार बीटा और एक बार गामा ऐसे ही लिखा गया। थोड़ा सा मैं इसको सरिया करके एक बार किसी और फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आप उसको भी देखना। अच्छा, आप समझते हैं अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 2 माइनस टाइम्स ऑफ ये लिखा हुआ मिलेगा 3 साइन थीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, प्लस अगर कांस्टेंट टर्म को ले लूं तो 3 अल्फा में से पी अल्फा घटाए तो 3 माइनस पी इंटू अल्फा, प्लस अगर इसको अगर मैंने घटाया तो यहां से लिखा हुआ मिल जाएगा दिस इज k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। श्योर। इसी तरीके से अब अगर बाकी सारे इक्वेशंस को भी आप इसी तरफ लाएंगे तो वो भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगी। बस अल्फा स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर और अल्फा की जगह बीटा और ऐसे आना चालू हो जाएगा। सो कैन आई से कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशंस क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वास्तविकता में लिखा हुआ है एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों गौर से देखो मजा आने वाला है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। आए बच्चा समझ में? तो अगर एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 3 रूट्स संभव हैं तो ये संभव सिर्फ उसी दिन संभव होंगे जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपने आप में क्या होगा 0, जब कांस्टेंट क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो यदि अब जब साइन थीटा लिखने की बारी आई तो साइन थीटा लिखने की बारी आएगी तो 2/3, यहां से अगर p को लिखने की बारी आएगी तो p इज इक्वल टू 3 और यहां से k को लिखने की बारी आएगी तो k इज इक्वल टू 1। आया बच्चा समझ में? तो आपके पास 3 वैल्यूज निकल कर गई, एक आ गई साइन थीटा 2/3, p आ गया 3 और k की वैल्यू निकल करके आ गई 1। तो बच्चों अब कुछ नहीं, आपको ये पूछा गया था कि इसकी वैल्यू निकालो, तो k की जगह क्या रख दोगे 1, साइन की जगह रख दोगे 2/3 और p की जगह रख दोगे आप 3। मैं ही इवैल्यूएट कर देता हूं, तो 1 प्लस साइन की जगह जब आप रखेंगे तो 2/3 अपॉन नथिंग बट इक्वल टू p की जगह रखेंगे तो आपका आ जाएगा 3, तो 3 और 2 5/3, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा दिस इज नथिंग बट 5/9। ये सिंप्लीफाई होकर के तुम्हारा आंसर आना समझ में आ गया। श्योर। देखो इसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों उसमें अपन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और कुछ बढ़िया बढ़िया सी बातें करेंगे। आज के लेक्चर्स में काफी सारे कट्स वगैरह आ गए थे इसलिए क्योंकि ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हमको दिखाई दे रहे थे। खैर ऑल्दो हमने एक अच्छे स्केल तक इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट टर्न पर जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो और अच्छी चीजों को देखेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.